हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको शिक्षक भर्ती एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखना और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला प्रश्न क्या है, किस लोक नृत्य और राज्य की जोड़ी बेमेल है? बताना है यहाँ पर किस राज्य और लोक नृत्य की जोड़ी बेमेल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि साथियों देखिए जो कजरी है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये भी सही है। बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ये भी सही है। लेकिन साथियों जो घूमर है यह हरियाणा का नहीं बल्कि यह है राजस्थान का लोक नृत्य है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है ये जोड़ी सही नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पिंक पेज और ग्रीन पेज का संबंध किससे है? पिंक पेज मतलब गुलाबी पेज और हरा पेज का संबंध बताना है किससे है। ऑप्शन है अम्लीय वर्षा से, ग्लोबल वार्मिंग से, रेड डाटा बुक से या फिर वन से। देखिए साथियों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा IUCN ने विलुप्त हो रहे पेड़ पौधों और जंतुओं की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट को कहा जाता है रेड डाटा बुक। इसमें जो जीव जंतु या पौधे विलुप्ति कगार पर हैं उनको पिंक पेज अर्थात गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, और जैसे ही वह पर्याप्त मात्रा में वृद्धि कर लेता है तो उसको ग्रीन पेज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। जॉन साल्क किस टीके को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं? चेचक का टीका, पोलियो का टीका, रेबीज का टीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जो जॉन साल्क हैं यह पोलियो के टीके के लिए जाने जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए चेचक का टीका को किसने विकसित किया था तो आपको बताना है एडवर्ड जेनर ने। रेबीज का टीका किसने विकसित किया था तो बताइएगा लुई पास्चर ने। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? बताना इन 4 में से कौन सा पादप हार्मोन अर्थात पौधों का हार्मोन नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए साथियों जो साइटोकाइनिन हार्मोन है यह क्या करता है, यह है पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है। एथिलीन हार्मोन पौधों में फलों को पकने में सहायता करता है और जिब्रेलिन हार्मोन पौधों की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है। यहाँ पर बात करें इंसुलिन की साथियों, यह एक पादप हार्मोन नहीं है बल्कि यह एक मानव हार्मोन है, आप ये सभी जानते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए मेरा हमेशा यही उद्देश्य होता है कि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, स्टोन लेप्रोसी का संबंध किससे है? अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन या फिर सौरमंडल। तो यहां पर साथियों हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अम्लीय वर्षा के साथ जाएगा। देखिए साथियों जो अम्लीय वर्षा है इसमें मुख्यतः जो गैस है वह है सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ठीक है, SO2। यदि साथियों अम्लीय वर्षा होती है तो इससे क्या है पेड़ पौधों जीव जंतुओं सभी पर असर होता है, और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका भी क्या है क्षरण होने लगता है, और उसी को क्षरण को बोला जाता है स्टोन लेप्रोसी। जैसे आप वर्तमान में ताजमहल देख रहे हैं जो कि आगरा में है, वह अम्लीय वर्षा का ही परिणाम है जिसकी वजह से वह पीला हो पड़ रहा है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। पर्यावरण मित्र धातु किसे माना जाता है? सोना, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर प्लेटिनम। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम के साथ जाएगा।
पर्यावरण मित्र धातु एल्यूमिनियम को माना जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए पर्यावरण मित्र पक्षी किसे माना जाता है तो बताइएगा गिद्ध को। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह कहां पर है? राजस्थान में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं तो बताइएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को साथियों टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 8, यहां पर कहा गया है इनमें से कौन बायोडीजल के अंतर्गत आता है? रतनजोत, रेपसीड, जेट्रोफा या फिर इनमें सभी। देखिए साथियों, जो रतनजोत है, रेपसीड है और जेट्रोफा है, यदि हम इनको जलाते हैं तो इन सभी से क्या है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं चाहे वो रतनजोत हो या फिर रेपसीड हो या फिर जेट्रोफा हो, ये सभी क्या है? बायोडीजल के अंतर्गत आएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो भैया कॉपी में नोट करते जाओ या कमेंट करते जाओ, क्योंकि यहां पर आपको केवल सिलेक्शन वाले प्रश्नों की यहां पर हम बात करते हैं, अन्य प्रश्नों की बात नहीं करते हैं। चलिए यहां पर क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? लाल रक्त कणिकाओं अर्थात जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, बताना है इनका निर्माण कहां पर होता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत या फिर मस्तिष्क। तो साथियों आरबीसी या फिर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका निर्माण होता है साथियों, यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा या फिर इसे कहा जाए बोन मैरो। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए लाल रक्त कणिकाओं का जो विघटन है या नष्ट है कहां पर होती हैं तो बताइएगा प्लीहा। इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट बता दिए हैं, कहां पर निर्माण होता है, कहां पर नष्ट होती हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, भोपाल गैस त्रासदी जो कि दिसंबर 1984 में हुई थी मेथिल आइसोसाइनेट की वजह से, तो बताना इस अभिक्रिया में जो ये घटना हुई थी इसमें मेथिल आइसोसाइनेट की जो अभिक्रिया है किसके साथ हुई थी जिसकी वजह से यह घटना हुई थी? ऑप्शन है ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ, जल के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। पहली बात तो भैया आप ये ध्यान रखें कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? दिसंबर 1984 में। गैस का नाम क्या था? MIC या फिर कहा जाए मिथाइल आइसोसाइनेट। इसमें क्या है साथियों, जो साथियों कम फैक्ट्री थी उसके अंदर से एक जल की पाइपलाइन गई थी जिसमें लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई थी। तो हम कह सकते हैं इसमें जो मेथिल आइसोसाइनेट गैस है इसकी अभिक्रिया जल से हुई थी जिसकी वजह से यह घटना हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, इनमें से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम है? राजस्थान, ओडिशा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो साथियों यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा गुजरात के साथ। ठीक है, गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम है। जो राजस्थान है यह सरसों उत्पादन में प्रथम है। मध्य प्रदेश किसमें है? सोयाबीन में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा, कैटरपिलर, टेडपोल या फिर मंगूट। तो साथियों यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मेंढक का जो लार्वा होता है वह टेडपोल कहलाता है और जो मधुमक्खी का लार्वा होता है वह प्यूपा कहलाता है। तितली का लार्वा कैटरपिलर कहलाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि मंगोट यह किसका लार्वा कहलाता है? इसका आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। केंद्रीय चावल शोध संस्थान किस राज्य में है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर केरल।
तो साथियों यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ओडिशा के कटक में केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। यदि यहां पर ओडिशा ना दिया हो तो यहां पर आपको क्या है, कटक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, कच्चे स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो साथियों जो कच्चे स्थान है, ठीक है, मतलब जो दलदली भूमि वाले इलाके हैं साथियों, वहां पर क्या होता है साथियों, जो वनस्पति का अपघटन होता है। तो आप सभी को पता है दलदली वाले क्षेत्रों में यदि वनस्पति का अपघटन होगा तो वहां से क्या है, मीथेन गैस उत्पन्न होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मीथेन गैस का फार्मूला क्या है, CH4 है भैया, गांठ बांध लो इसको। ठीक है, सारे प्रश्न यहां पर सिलेक्शन वाले हैं भैया, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है, मैंने पहले ही बोल दिया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, कछुआ, पेंगुइन, डॉल्फिन या फिर रोहू। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। ठीक है, इसलिए अभी डॉल्फिन संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ध्यान रखना जो पेंगुइन है यह एक ऐसा पक्षी है जो कि बर्फ पर अंडे देता है, ये भी आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16, यदि आपको टाइम कम पड़ रहा है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में, आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भैया, जिससे आपको इसी तरह के और भी वीडियो मिलते रहें। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, यूग्लिना, ब्रायोफाइटा, हाइड्रा या फिर पैरामीशियम। जिस तरह साथियों जीव जंतुओं में हम बात करें मेढक की, मेढक क्या होता है, उभयचर होता है, क्योंकि वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। इसी तरह से साथियों जब बात करेंगे हम पादप जगत अर्थात पौधों के बारे में, तो इसमें जो उभयचर है वो होगा ब्रायोफाइटा, जो कि जल और थल दोनों में हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला अर्थात जो फूड चेन है, इसमें बताना मानव क्या है, एक निर्माता है, एक प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है या फिर प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो जीव शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये क्या है, शाकाहारी है, ये भैया प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन साथियों जो मनुष्य है साथियों वो क्या है, शाकाहारी चीजें भी लेता है और मांसाहारी चीजें भी लेता है। तो हम सभी जानते हैं जो शाकाहारी चीजें लेता है वह प्राथमिक उपभोक्ता होगा और जो मांसाहारी चीजें लेता है वह है द्वितीयक उपभोक्ता होगा। तो भैया चूंकि मनुष्य शाकाहारी भी ले रहा है और मांसाहारी भी ले रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। भैया उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। अत्यधिक शराब के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, आमाशय, वृक्क, हृदय या फिर यकृत। देखिए भैया यदि अत्यधिक शराब का आप सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग आज के समय में कर रहे हैं, जो कि गलत बात है भैया, क्योंकि इससे क्या है बहुत घरेलू हिंसा के साथ साथ इसमें अन्य कई प्रकार की हानि और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो यदि आप अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं साथियों, तो इससे क्या है जो आपका यकृत या लीवर है वो खराब हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, विल्सन, रोजेन, टांसले या फिर नॉर्मन मेयर से। तो मेरे भैया हॉटस्पॉट शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किया था नॉर्मन मेयर्स ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पूछा जाए भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं भैया, तो मेरे भैया भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक कौन सा जंतु है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक अर्थात
WWF की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है। और इसका साथ में जो प्रतीक है वो है पांडा, ज्वाइंट पांडा इसका प्रतीक है। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा जानवर मांस खाता है तो बताइएगा पांडा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी, गंगा, सोम या फिर कावेरी? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर साथियों वो जाएगा हमारा कोसी नदी के साथ। यह बिहार का शोक कहलाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है तो बताइएगा दामोदर नदी को। पूछा जाए उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है तो बताइएगा महानदी को। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है वह कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? देखिए साथियों, जो हमारी पृथ्वी है साथियों, हमारी साथियों पृथ्वी के ऊपर जो क्या है वायुमंडल की परतें हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर वो इस तरह से है। सबसे पहले क्या है? क्षोभ मंडल, फिर इसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे बाद में वायुमंडल। तो हम कह सकते हैं सबसे नजदीक क्या है? सबसे नजदीक भैया क्षोभ मंडल है, जिसमें आंधी, तूफान, वर्षा ये सभी घटनाएं कहां पर हो रही हैं भैया? ये क्षोभ मंडल में ही हो रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पांचों मंडलों को भैया क्रमानुसार यहां पर बता दिया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। और जिन लोगों ने भैया वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो भाई, इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। और आपके जो साथी हैं उनके साथ शेयर भी इसको जरूर करें। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, एग्रोनॉमी, माइकोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी? तो मेरे भैया शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है तो कवकों का अध्ययन साथियों माइकोलॉजी कहलाता है। दोनों आप लोग नोट कर लो। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। फूल गोभी के किस भाग को खाया जाता है? भैया फूल गोभी सभी जानते हैं, इसकी आप लोग सब्जी बनाकर खाते हैं, कुछ लोग तो इसे कच्ची भी खा जाते हैं। तो बताना है जो फूल गोभी में आप जो खाना खाते हैं वह कौन सा भाग होता है? फल, पुष्पक्रम, जड़, इनमें से कोई नहीं। भैया नाम ही तो है क्या? फूल गोभी। तो भैया पुष्प के साथ चले जाओ ना आप। ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए लौंग और केसर फूल के किस भाग, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं तो बताइना है फूल भाग से। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, 20 जुलाई को, 1 जुलाई को या फिर 1 अक्टूबर को? साथियों आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप लोग अपना स्कोर भी जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।